नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 20 लाख करोड़ ये वो मेगा पैकेज है जिसका कल प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर चुके हैं। कल यही चर्चा है कल के बाद से कि इस पैकेज में से किस सेक्टर को कितनी राहत मिलेगी। इसका जवाब 1 घंटे बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। जी हां, और माना जा रहा है कि छोटे और मध्यम कारोबारियों को राहत की ऑक्सीजन मिल सकती है। वैसे उद्योगों को भी संजीवनी मिलने के संकेत हैं, जिन्होंने कोरोना और लॉकडाउन में अपनी जमा पूंजी गंवा दी है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन तक वित्त मंत्री का यह ऐलान जारी रह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन पहले भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने इशारा कर दिया था कि आत्मनिर्भरता का मंत्र, जी हां, आत्मनिर्भरता अभियान इस हालात में कारगर होगा जब जान फूंकने के लिए पैसे को डाला जाएगा। मोदी लॉकडाउन 4 का इशारा भी साफ कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि खजाना खोलकर पैसे की घुट्टी पिलाकर अर्थव्यवस्था के पुराने दिन क्या लौट पाएंगे? क्या वो कारोबार जी सकेंगे जिनका सब कुछ लुट गया? अब इंतजार वित्त मंत्री के ऐलान का है, तब पता चलेगा कि किसको क्या मिलेगा। तो 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान तो प्रधानमंत्री ने बीते दिन कर दिया है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद लॉकडाउन के जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसके लिए आगे का रास्ता साफ करेंगे अब से कुछ ही देर में देश की वित्त मंत्री। लगातार सरकार पर सबकी नजर थी कि ऐसे दौर में क्या सरकार अपनी जेब ढीली करेगी, क्या देश का खजाना खुलेगा और जिन लोगों ने पिछले 50 दिन के लॉकडाउन में सब कुछ गंवा दिया है, उनके लिए सरकार कोई राहत लेकर आएगी। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान उस राहत की तरह ही देखा जा रहा है, लेकिन किसको मिलेगा क्या, यह पता लगेगा अब से कुछ देर के बाद, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बीते दिन ऐलान किया है, पहले आपको सुना देते हैं। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। लोकल के लिए वोकल बनना है संदेश के साथ पीएम ने यह बता दिया है कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा क्या होगी। रोहित, हमारे साथ नरेंद्र तनेजा आ गए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। स्वागत है तनेजा जी आपका। और मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस समय आ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आप ये बता दीजिए, जो खबरें आ रही हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ही सारी घोषणाएं नहीं कर देंगी,
वो अलग अलग एपिसोड्स में आएगा। जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है जो बता दें रोहित अपने दर्शकों को। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री ने बुलाई है एक हाई लेवल बैठक, जिसमें बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री शामिल होंगे। देखिए किस तरह के संकेत है। इस संकेत का अर्थ यह है कि इधर निर्मला सीतारमण तमाम डिटेल्स बताएंगी कि आखिर ये 20 लाख करोड़ के पैकेज को कहां कहां पर डाला जाएगा, कहां कहां पर जान फूंकने की पहल होगी। दूसरी तरफ इसे अभी से ही कैसे आगे ले जाया जाए, प्रधानमंत्री हर मंत्रालय के साथ उस बारीकी को, उस गाइडलाइन को, उस डिटेल्स पर बैठक भी करने वाले हैं। तो हिमांशु, वित्त मंत्री अलग अलग एपिसोड में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल अलग अलग एपिसोड नहीं कर सकते, उसको एक सीक्वेंस में अगर हम कहें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हर इंडस्ट्री एमएसएमई के लिए अलग हो सकती है, हैवी इंडस्ट्री के लिए अलग होगी, कॉर्पोरेट के लिए अलग होगी। ये अलग अलग चक्र बनाए गए हैं, उनके जरिए अगले 3 दिन तक ये बैठकें होंगी और घोषणाएं होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहित 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है ना, वो जो है कोरोना वैक्सीन का जो संक्रमण है उसके खिलाफ अभी तक पूरे विश्व में कोई वैक्सीन तो नहीं बनी है, लेकिन भारत में आर्थिक और अर्थव्यवस्था को वैक्सीनेशन का काम जो है ये 20 लाख करोड़ का पैकेज काम करेगा। और जो बात अभी अंजना कह रही थी, 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बहुत हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। वो एम्पावर्ड ग्रुप्स के चेयरमैन भी है, अलग अलग ग्रुप सरकार ने बनाए थे, उनका जो फीडबैक है लॉकडाउन 4 को लेकर कैसे हमको आगे बढ़ना होगा और इस आर्थिक पैकेज के बाद किस तरीके का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। और इन सभी ग्रुपों का फीडबैक जो है उसको लेकर गहन चिंतन होगा। और क्योंकि 15 तारीख तक सभी मुख्यमंत्रियों को जो है अपना फीडबैक देना है, उसके आधार पर लॉकडाउन 4 के अंदर क्या रिलैक्सेशन होगा, केंद्र सरकार का क्या फीडबैक है, इन सबको चर्चा करके ये देखा जाएगा कि इस 20 लाख करोड़ का जब पैकेज दे दिया जाएगा ना, उसके बाद किस तरीके से भारत का जनजीवन जो है वो पटरी पर आएगा, उसको किस तरीके से सुचारू चलना है और इस कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ाई को भी जारी रखते हुए पटरी पर जीवन भी आए, अर्थव्यवस्था भी आए, इसीलिए रेल भी पटरी पर दौड़ने लगी है। और हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी भी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारी एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनेजा साहब, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेते हुए, वक्त व्यर्थ ना हो इसीलिए पीएम ने ये हाई लेवल मीटिंग भी की है कि इधर घोषणा होगी और उसी के साथ फिर किस मंत्रालय को क्या काम करना है, एम्पावर्ड जो कमेटी वो बता रहे हैं, उनके लोग भी होंगे। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि देखिए सबसे बड़ी चिंता लघु और जो मध्य उद्योग है, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको लेकर है। क्या हम माने कि एक बड़ा हिस्सा इनमें जान फूंकने की कोशिश में होगा, क्योंकि यहीं से वो मजदूर और उनके घरों तक ये पूरा जो अर्थव्यवस्था का चक्र है वो पहुंचेगा? आपका इशारा ठीक है, आपके वो एक प्रायोरिटी का एरिया होगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन साथ में कृषि है उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, कुल मिलाकर के हमारे देश पे जो कोरोना वायरस का हमला हुआ और एक महायुद्ध चल रहा है इस महामारी से, उसके अंदर सीधी प्रधानमंत्री की जो अप्रोच है बिल्कुल स्पष्ट है। हम युद्ध लड़ेंगे, युद्ध को जीतेंगे, लेकिन साथ में इसको हम एक मौके की तरह भी देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए। अर्थव्यवस्था की दिशा जहां आवश्यक हो उसमें कोर्स करेक्शन किया जाए, जहां जहां आवश्यक होता है उसका और विस्तार करा जाए। जैसे सेल्फ रिलायंस की जो बात, निर्भरता की बात हो रही है, वो इसलिए कि भारत के अंदर जहां जहां इंडिया का पोटेंशियल है, हम वो चीजें जो खुद बना सकते हैं हम खुद बनाएंगे। अभी आपने पीपीईज में देखा, सारे लोग बोलते थे आप तो आयात कर रहे हैं, सफिशिएंट नहीं। आज हम इस स्थिति में है कि हम निर्यात कर सकते हैं और ये सारा कुछ मात्र 7 सप्ताह के अंदर कर दिखाया। ये भारत की क्षमता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसको हम एक मौका भी देख रहे हैं जिसमें जहां आवश्यक है वहां रिफॉर्म्स भी करेंगे। तनेजा जी, एक क्षमता तो भारत को पहले से पता थी ना, और स्वदेशी का मंत्र भी कोई नया नहीं है। आपकी पार्टी तो आज से नहीं 20 वर्षों से स्वदेशी के मंत्र की बात करती आई है। इस्तेमाल तो तब हुआ ना जब डंडा पड़ा पीछे से और पता लगा कि भाई अब फंस गए। नहीं रोहित जी, ऐसा नहीं है, ये कहना ठीक नहीं होगा। जो हमारा कहना है कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी, जहां पूरी दुनिया में लगभग हर चीज चाइना से जाती थी, वो उसका केंद्र बन चुका है। आज पूरी दुनिया ने देखा है, एक अवसर है, वो अपनी निर्भरता चाइना पे कम करना चाहते हैं। एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है जो पहले इतने बड़े स्तर पे उपलब्ध नहीं थी, जो पिछले 8 हफ्ते के अंदर आई है। पहले कहा था, अब वो एक अवसर मिला है, हम उसका फायदा उठा करके साथ में तो आत्मनिर्भर भी होंगे, मेक इन इंडिया भी बढ़ाएंगे और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है
उसके अंदर भारत की हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप देखेंगे तमाम देश आज भारत आ रहे हैं और ये बात संदेश कन्वे कर रहे हैं। तो पहले था, आपका कहना सही है, लेकिन ये नया अवसर है। ठीक है, नया अवसर है और बहुत बड़ा संकट काल भी है। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ। तो मुझे लगता है आप कनॉट प्लेस में इस वक्त खड़ी है पीछे के पिलर्स देखकर। मैं ऐश्वर्या आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राहत पैकेज और संदेश पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया पहले आपको जल्दी से सुना देते हैं। इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रत्येक नागरिक को न केवल कोरोना से सुरक्षित करेंगे अपितु आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में भी इस प्रकार का आर्थिक पैकेज हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संबल का कार्य करेगा। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज के माध्यम से भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और यदि भारत आत्मनिर्भर बनता है तो विश्व शक्ति बनकर के उभरेगा। हमारे लिए कोरोना एक चुनौती अवश्य है, लेकिन कोई भी चुनौती जो होती है वो एक अवसर को भी साथ लेकर के आती है। हम लोगों ने इस चुनौती को अवसर के रूप में लिया है और देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आह्वान किया है, इसका सब जनता इसका पालन करेगी। जो 5 पिलर्स इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड की बात कह के देशवासियों को फिर से एक बार आत्मनिर्भर होने के लिए सूचित कर दिया है। जो उन्होंने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ की जो घोषित कर दिए हैं, इसी से मुझे लगता है पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएगी। इस जो समय है, जो कोरोना से लड़ते हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकलते समय एक नया जोश और नया उद्यम का मानसिकता लेके हम लोग आगे निकलेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सिर्फ हमारे संस्कृति को ही नहीं, हमारे आर्थिक स्थिति को भी दुनिया के सामने सबसे आगे लेके जाके नया भारत का कल्पना को साबित कर देगी। इधर नए भारत की कल्पना है तो दूसरी तरफ आलोक शर्मा जी, आपकी पार्टी के औपचारिक बयान में कहा जा रहा है आपको इसमें धोखा दिखाई दे रहा है, कैसे भाई? देखिए, अभी तक का जो इतिहास संजना जी रहा है इन घोषणाओं का, हमने मोदी जी का वो 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर में, 1.25 लाख करोड़ का बिहार में और लाल किले की प्राचीर से तो 100 करोड़ का हमने जिस तरह से उद्घोषण सुना था, वो कहीं पर जमीन पर नहीं दिखाई दिया। बार बार कल के भाषण को आत्मनिर्भरता पर हम लाकर टेक दे रहे हैं, स्वदेशी पर टेक दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। 6 साल पहले भी मोदी जी ने इसी तरह का सपना लिया था, लेकिन 6 साल तक स्वदेशी जागरण मंच जो बीजेपी का था वो सोता रहा। लेकिन ये नहीं बता रहा है कोई भी कि पिछले 6 वर्षों में चाइना से जो इंपोर्ट है वो 40% बढ़ गया है। इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। 72 महीने की सरकार मोदी जी की रही, 68 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहा है, यानी कि हमने आयात ज्यादा किया, निर्यात कम किया, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। केवल जुमलेबाजी से बात नहीं बनेगी, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। कल मोदी जी ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मोदी साहब, विपक्ष भी साथ है, देश भी साथ है, लेकिन जो प्रधानमंत्री रेलगाड़ी में अपने मजदूरों को फ्री में नहीं चला सकता, वो 20 लाख करोड़ की जब बात करता है तो शक होता है। आज तक किस किस राज्य का कितना जीएसटी दिया गया है, मोदी साहब पिछले 6 महीने का एक व्हाइट पेपर लेकर आइए। जुमलेबाजी से अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपका इतिहास इस तरह का रहा है। गुजरात में जिन कंपनियों का अकाउंट में 5,000 होते थे, वो कंपनियां 5,000 करोड़ का करार करके चली जाती थी। जब चाइना से राष्ट्रपति आए थे, जब बहुत अच्छा जिनपिंग साहब को झूला झुलाया था, तब कहा गया था 1,10,000 करोड़ का चाइना से निवेश आएगा। उसमें से कितना निवेश आया है
मोदी जी जरा उसके ऊपर भी बता दीजिए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बैट अप इंडिया और इकोनॉमी 1 महीने में रेंग अप इंडिया हो गई। मोदी जी देश को अब आप और ज्यादा गुमराह ना करें। पर आलोक देश आज जी, संकट एक बात के दौर तो से समझाइए गुजर रहा ना। है, मुद्दों की बात करें। 1 महीने से तो आप ही की पार्टी कह रही थी कि पैकेज नहीं दे रहे, पैकेज नहीं दे रहे, पैकेज नहीं दे रहे। अब जब पैकेज का ऐलान हो गया तो आप कह रहे हैं कि ये पैकेज किस बात का, ये तो धोखा नहीं है। रोहित जी हम नहीं कह रहे थे, क्या बीजेपी के राज्य नहीं कह रहे सर थे? कैसी बात कर रहे हैं सबसे पहले खट्टर जी ने क्या शराब की मैं दुकानें ये नहीं खोलने कह रहा हूं की कि बात वो नहीं की कह रहे थी? थे, लेकिन आप भी तो कह रहे थे ना ये बात। हम तो कह ही आप रहे भी कह रहे थे ना कि देना पैकेज चाहिए दीजिए। राज्यों को, क्यों नहीं मिलना चाहिए जो उनका राज्यों का शेयर है? पीएम केयर्स फंड का आप नहीं बताएंगे, लेकिन जो जीएसटी का जो राज्यों का शेयर है वो तो मिलना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की शायद हिम्मत नहीं होती होगी कि मोदी जी से वो कह सकें, लेकिन क्या बीजेपी के राज्यों को पैसा नहीं चाहिए? ठीक है, चलिए इस पर तनेजा साहब का हाथ उठ गया जवाब देने के लिए। राज्य को कितना पैसा दिया आपने? तनेजा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले तनेजा जी एक बार जल्दी से चलते हैं, क्योंकि देखिए जमीन पर क्या है और इधर जुमले की बात हो रही है, आरोप लग रहा है, लेकिन इधर जज्बा आत्मनिर्भरता का नया बने इस पर जोर है। ऐश्वर्या पालीवाल, क्या देख रही हैं आप इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब से प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा करी है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि इसमें से कितना अभी ट्रांसलेट होगा, कितना बाद में मिलेगा, ये जो फाइन प्रिंट है ये आज 4 बजे निर्मला सीतारमण बताएंगी। हर कोई इसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि हमें कितना मिलेगा। आज की अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर पर ज़्यादा जोर रहेगा और एमएसएमई सेक्टर ने अपनी जितनी भी प्रेजेंटेशंस दी हैं उनमें यही कहा है कि हमें पैसे की ज़रूरत है। पिछले 50 दिनों से चक्का नहीं घूमा है, चीज़ें नहीं बनी है और बिक्री एकदम जीरो रही है। ठीक है, अब तनेजा साहब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप ये जो राज्यों का राजस्व है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और सबको जरूरत थी तो आपने पैकेज दिया, क्या एहसान किया? अंजना जी देखिए, अभी वित्त मंत्री 4 बजे बताने वाली है सारे स्पेसिफिक। प्रधानमंत्री ने घोषणा की वो 20 लाख करोड़ का है क्या। उससे पहले ही आपने देखा कांग्रेस ने तो मतलब उससे पहले ही सब कुछ बोलना शुरू कर दिया, वो अभी उन्होंने स्पेसिफिक तक का वेट नहीं किया। इसको क्या एक जिम्मेदार अपोजिशन जो होता है, एक जिम्मेदार तरीके से जो अगर आप आना चाहते हैं, क्रिटिक करना चाहते हैं, ये क्रिटिक है क्या? ये तो ईर्ष्या है ना? ये राजनीति, ये तो निगेटिव हुआ। ऐसे एक जिम्मेदार पार्टी को मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अब आप पहले विस्तार से उसका अध्ययन तो करिए। वित्त मंत्री को तो आप ये कह रहे हैं कि राज्यों का जो जीएसटी का बकाया है वो इस 20 लाख करोड़ में हो सकता है शामिल, ये इंतजार कर लें थोड़ा सा। देखिए वो एक अलग विषय होता है। जो जीएसटी के जितने भी फैसले होते हैं रोहित जी, आपको पता है वो जीएसटी काउंसिल एक अलग प्लेटफॉर्म है। जितने भी उसमें मुद्दे होते हैं, चाहे वो इस तरह के मुद्दे जिनकी चर्चा आलोक जी ने करी, या जो है वो जीएसटी काउंसिल उसका प्लेटफॉर्म है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, खाली मोनोपोली उनकी नहीं है। ये मुद्दे सारे वहां डिस्कस किए जाते हैं। बीजेपी की सरकारें, राज्य सरकारें भी वो भी वहां करती हैं। लेकिन बात यह है कि जो 20 लाख करोड़ का हुआ है, इसको लेकर के कांग्रेस सख्ते में आ गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा इसके रिएक्ट कैसे करें। रघुराम राजन जिनके साथ जो है ज्ञान दे रहे थे राहुल गांधी जी, वो भी बार बार इसी की बात कर रहे थे। जितना वो कह रहे थे उससे कहीं ज्यादा जो है ये पैकेज देश के लिए लेकर के आए हैं। और साथ में जो सेल्फ रिलायंस की बात करी है वो भी आप देखिए, ये सेल्फ रिलायंस जो बात है यह है कि भारत एक तरफ तो आत्मनिर्भर अपनी आवश्यकताओं के लिए बनेगा, साथ में ग्लोबल सप्लायर बनेगा। ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक मेजर सप्लायर होगा ग्लोबल चेन्स का। ये मंत्र है इसका, ये इसकी योजना है जिससे भारत का पोटेंशियल पूरा है। आप इसका आलोक जी अध्ययन पहले करिए और एक जिम्मेदार तरीके से इसका क्रिटिक करिए। हम आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे और सम्मान से सुनेंगे। ईर्ष्या की वजह से बोल रहे हैं आलोक जी, पहले ही करने लगे तो ऐसे तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं ईर्ष्या की वजह से बोल रहे हैं आप ऐसे। ईर्ष्या की बू आ रही है। सवाल उठाना ईर्ष्या नहीं होता है, लेकिन बीजेपी आज जरूर अपने 6 वर्षों के इतिहास को देखकर जरूर कहीं ना कहीं चिंतन कर रही होगी कि केवल जुमलों से देश नहीं चलता है। आज कल मोदी साहब ने कहा कि हम जो है अब 2 लाख किट जो है पीपीई किट डेली बना रहे हैं। पिछले अगर 2 महीने से 2 लाख किट अगर डेली बन रही है तो 1.25 करोड़ किट बन गई। पूरे देश के अंदर अगर सारे राज्यों के टेंडर उठा लें, किस किस राज्य ने कितनी पीपीई किट खरीदी हैं और कितनी चाइना और कोरिया से इंपोर्ट हुई हैं, मैं समझता हूं यह आंकड़ा 2 करोड़ से ऊपर चला गया। तब तो 3-3 पीपीई किट जो है पूरे सफाई कर्मचारियों को और पूरे हेल्थ वर्कर्स को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं। केवल आंकड़े देकर यहां पर चले जाने से कुछ नहीं होगा। हम आपके इतिहास की बात कर रहे हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी 24 मार्च के बाद आज दोबारा प्रकट हो रही हैं। अब तो अमित शाह जी भी आ गए, लेकिन देश के लेबर मिनिस्टर रोहित जी, इतने दिन हो गए लेबर की समस्या चलते चलते, आधे से ज्यादा देश को ये नहीं पता देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। और उसकी वापस आते हैं आपके सवाल को लेकर।
पहले आपने कहा कि इसका वित्त जब मंत्री PPE का कहाँ है, जवाब प्रधानमंत्री क्यों आते हैं? वित्त मंत्री आई तो आपने कहा कि गृह मंत्री कहाँ है, वित्त मंत्री ही आती है। अब गृह मंत्री आज आपको दिख गए तो आप कह रहे हैं कि लेबर मिनिस्टर क्यों नहीं आता, लेबर मिनिस्टर कहाँ है? मसला ये है, वो कह रहे हैं कि आप ईर्ष्यावश करें। को उठा रहा हूं सर कोई बात आप मुझे बता दीजिए, अभी ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपको पूरा मौका मिलेगा फिर से इस बात का जवाब समस्या होने के बाद लेबर मिनिस्टर को सर, सामने मैं नहीं तो आना कह रहा हूं आलोक जी, आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप पूरे सवाल उठा लीजिएगा और किस किस को देखना चाहते हैं सबकी डिमांड आज रख दीजिएगा कि इस मंत्री का चेहरा हमको देखना है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चेहरा पहले आज दिखाई देगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें वो बताएंगी कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट जो घोषणा हुई उसका ब्रेकअप क्या है, किसके खाते में या किस मद पर कितना खर्चा करने की सरकार प्लानिंग कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। खास कवरेज आज तक लेकर आए, लगातार जारी रहेगी, आप बने रहिए आज तक के साथ। मामला 20 लाख करोड़ रुपए का है। कैसे वक्त पर है जब कोरोना के संकट काल में अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, क्या इसी के जरिए सब कुछ पटरी पर लौटेगा? आइए आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मजदूरों के लिए क्या होगा, उद्योग जगत के लिए क्या, नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या और क्या होगा किसानों के लिए? क्योंकि एक तरफ अगर जो लघु और मध्य वर्ग के उद्योग है वहां पर मजदूरों की कैसे वापसी हो, किसानों के लिए क्या कुछ हो, तो दूसरी तरफ उद्योग जगत में एक बार फिर से जान फूंकने की चुनौती होगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि कई ऐसे उद्योग हैं, कई ऐसे दफ्तर हैं जो बंद हो गए हैं ऐसे वक्त पर, उनके लिए क्या कुछ होगा, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। लगातार कवरेज एनालिसिस आज तक पर जारी है। अब से सिर्फ आधे घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलेंगे, देखते रहिए आज तक। तो यह है वो मेगा पैकेज जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, 20 लाख करोड़ रुपए। और अब से थोड़ी देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बताएंगी इस पैकेज से असल में किस सेक्टर को कितनी राहत देने की तैयारी सरकार ने की है। कुल 28 मिनट बचे हैं जिसके बाद निर्मला सीतारमण अपनी डिटेल्स के साथ देश के सामने आएंगी। लेकिन याद रखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 38 बार आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया था। संकेत साफ है, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का उन्होंने ऐलान किया। साथ ही कहा वसुधैव कुटुंबकम पर भी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हम पूरे विश्व के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता, लोकल के लिए वोकल, यानी स्वदेशी की तरफ बढ़ते कदम साफ देखे जा सकते हैं। और इसी के साथ कुछ ही देर बाद किस सेक्टर को कितना मिलेगा, कहां पर उद्योग का पहिया फिर से तेज रफ्तार भगाने की कोशिश होगी, ये हम देखेंगे। आइए पहले आपको सुना देते हैं पीएम ने बीते दिन जब ऐलान किया क्या कहा था और अलग अलग जो सीएम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कौन क्या कुछ कह रहा है, पहले नजर डाल लेते हैं। मुझे लगता है देश को इंतजार करना चाहिए। रोड मैप बड़ा स्पष्ट है और ये चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, ये तो पूरी दुनिया के सामने है, हमारे सामने कुछ अलग स्वरूप में आएंगी और उस आधार पर जो सरकार ने रोड मैप तैयार किया है, हमें इंतजार करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि वो रोड मैप भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला होगा और दुनिया में हमारे मूल्य आधारित राजनीति की स्थापना के रास्ते पर होगा। मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से एमएसएमई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है। और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है वो शुद्ध रूप से स्वदेशी पर विश्वास और स्वावलंबी भारत के एहसास के साथ नूतन पर्व और नूतन सफर के संकल्प से भरपूर है। न हम नशी न किसी हम नवा से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो पांव का कांटा निकालने की तैयारी सरकार ने कर ली है, लेकिन निकलेगा कैसे? हमारे साथ एक नए मेहमान आ गए हैं, संजीव अहलूवालिया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 2 मेहमान पहले से हैं, आलोक शर्मा नेता कांग्रेस
और नरेंद्र तनेजा नेता बीजेपी। संजीव साहब, जल्दी से एक छोटा कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज की ऐलान को आप कैसे देखते हैं? अंशु जी, ये जो माफी चाहते हैं सर, सुन नहीं पा रहे हैं आपको, थोड़ी तकनीकी खराबी है, मुझे लगता है उसको दूर करते हैं फिर वापस आते हैं। नरेंद्र तनेजा, आप जवाब देना चाह रहे थे जो सवाल आलोक शर्मा ने उठाया उस पर। दो पॉइंट है रोहित जी। पहला जो आलोक जी ने कहा, मुझे लगता है थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए। आज स्थिति यह है कि हम जितने भी राज्य हैं उसमें कांग्रेस की राज्य भी शामिल है, बीजेपी के पीपीज हम उनको भेज रहे हैं। हमारे पास जो वो कह रहे हैं हमारे पास अब रखने की जगह नहीं है। केंद्र ने इतनी सारी पीपी भेज रही है, आपके दर्शक में सुन रहे होंगे जो डॉक्टर हैं ये, और उन्होंने कांग्रेस के राज्य मुख्यमंत्री वो भी कह रहे हैं कि भाई अब थोड़ा कम करिए, केंद्र इतना भेज रहा है उनको मटेरियल जो है पीपी खास तौर से। मेरा मतलब ये है कि जो काम सही हो रहा है उसको आप अगर तारीफ नहीं करना चाहते उसकी बुराई मत करिए, और जहां आपके पास सुझाव है जरूर सुझाव दीजिए, क्रिटिक करना है जरूर करिए, लेकिन आपने अभी सुना ही नहीं कि पूरा पैकेज क्या है, उससे पहले ही आप शुरू हो गए, तो उससे क्या होता है, जनता तो आपकी बात को ध्यान नहीं देगी। भारत की जनता आज माने या ना माने, जैसे चिदम्बरम जी ने कहा था प्राइम मिनिस्टर कमांडर है, हम उनकी बात को मानेंगे, लेकिन इनके वक्ता भी नहीं मानते, राहुल जी भी नहीं मानते, कमांडर भी कहते हैं वो सुनते भी नहीं है। इस तरह की राजनीतिक संस्कृति है देश में। पहली बार हुआ है अंजन, पहली बार हुआ है कि देश के ऊपर एक महाहमला हुआ हो, महामारी का हमला हुआ और देश में सब एक साथ, लेकिन एक राजनीतिक दल जो है वो साथ आज तक 1947 से लेकर आज तक कभी नहीं। इंदिरा जी ने आह्वान दिया था भारत में जनसंख्या 7 में, सन 65 में 7 में खड़ा हुआ था, हमेशा हमारी पार्टी हुई। ये आज हम कह रहे हैं महामारी से महायुद्ध चल रहा है, इतना बड़ा महायुद्ध जो बांग्लादेश युद्ध से 10,000 गुना बड़ा। आप लीजिए। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपको जी आपकी भी आवाज थोड़ी कट कर आ रही है, लेकिन आलोक जी आपसे पूछना चाह रहे हैं आपको परेशानी किस हिस्से से है? लोकल के लिए वोकल होइए, आत्मनिर्भरता के लिए, इस अभियान के लिए मैं इतने पैसे दे रहा हूं, आपको किस हिस्से में प्रॉब्लम है? मतलब आप निर्मला सीतारमण के बोलने का भी इंतजार करने से पहले आपकी पार्टी इसको धोखा कह रही है, आपको किस हिस्से में प्रॉब्लम, क्या खटक रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले जो 6 वर्षों का इतिहास है जिसमें जुमले ही जुमले रहे। आत्मनिर्भर 38 बार इस्तेमाल किया शब्द है, बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर देश को होना चाहिए। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मदृष्टि, आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा, ये सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। 3D, 4P, 5S, 3D, पता नहीं कौन कौन से फार्मूले मोदी साहब ने पिछले 6 वर्षों में सुनाए हैं। अगर इतनी काम हो रहा था, इतना ही कुछ हो रहा था, तो बीजेपी शासित राज्यों में लेबर लॉज को 1 महीने के अंदर क्यों बदलने की नौबत आ गई? आज क्या हालत हो गई कि 72 में से मैंने पहले भी कहा कि 68 महीने एक्सपोर्ट हमारा डाउन रहा, 45 वर्षों की बेरोजगारी इधर सर पर रही। आज हम सवाल पूछें तो भी गलत हैं। तनेजा साहब से कहना चाहूंगा, दर्द बेचने का समय चला गया है, महामारी है, अटैक हो गया है, ये सब चीजें नहीं, मुद्दों पर आइए। मैंने मुद्दे उठाए हैं, मुद्दों का जवाब दीजिए। मैंने जो आंकड़े आपके पीपीई किट के उठाए हैं मैं उनको रिपीट कर सकता हूं, करूंगा नहीं, लेकिन आप एलएनजेपी के, यहाँ के दिल्ली के हॉस्पिटल के और बाड़ा हिंदू राव के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पीपीई किट के वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि अगर दिल्ली की ये हालत है तो किस किस को कितने पीपीई किट मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आज क्या होना, क्या अभी तक क्या। तनेजा साहब एक सेकंड तनेजा साहब, जो आलोक शर्मा उठा रहे हैं उसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि पीपीई किट्स 2 लाख बन रहे हैं, ये तो इंडस्ट्री की तरफ से ऐलान किया गया था, एक सप्ताह पहले ही ऐलान किया गया था, पीएम ने दोहराया है एक तरह से, लेकिन क्या डॉक्टर्स तक पहुंच रहा है? मैं उसी का आपका जवाब दे रहा हूं। मेरा सीधा से कहना है, आप इतना बड़ा देश का चैनल है, आप जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उनसे कहलवा दीजिए कि उनको पीपीई नहीं मिल रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा, उनका वक्तव्य भी दे दीजिए। ये ऐसी चीज में, ऐसे महामारी की तरह जिंदगी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जिंदगी की बात हो और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, हम कभी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। हमारे लिए हमारी पार्टी से पहले देश है। इन्होंने ये कहा महामारी जो है कुछ नहीं है, आलोक जी ने ये कहा। अरे भैया, आप आम आदमी से पूछ के देखिए, राहुल जी की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी से पूछिए वो महामारी के बारे में क्या सोचता है, उसके अंदर कितना डर है, और कुल मिलाके जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश कर रहा है, उसको लेकर के वो कितना संतुष्ट है। आप जरा देखिए तो, आंखें तो थोड़ा खोलिए हमारी। एक चीज का तो तनेजा जी आपको भी इल्म है ना अच्छे से, इस बात का तनेजा जी आपको भी इल्म है ना अच्छे से। जब आप बातें करते हैं, आप इस समय जब ये कह रहे हैं कि आम लोगों से पूछ लीजिए जाके, सर उन आम लोगों में वो मजदूर भी तो शामिल हैं जो लाखों की तादाद में पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर है। इसके बावजूद की ट्रेन चली, देर से चली, जब मुख्यमंत्री मांग रहे थे कि ट्रेन चला दो
तब सरकार ने नहीं चलाई, लेकिन अब चली, उसके बाद भी लोग धक्के खा रहे हैं सड़कों पर। वापस आते हैं इस पहलू को लेकर, आप दोनों से बात करेंगे, आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले जरा जब 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित हुआ उसके बाद सेंसेक्स में अचानक से उछाल दिखाई दिया। बाजार के जानकार इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है, ये भी सुन लीजिए। तो एक बहुत स्टिमुलस पैकेज है, तो उसमें जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देश को जो वित्त मंत्री घोषणा करेंगे, मुझे लगता है कि देश को स्वावलंबी बनाने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाएंगे, एमएसएमई को इंसेंटिव दिया जाएगा, लेबर को इंसेंटिव दिया जाएगा, बड़ी फैक्ट्री को दिया जाएगा, नई फैक्ट्रियों में इंसेंटिव दिया जाएगा। शेयर मार्केट का उछाल के साथ खुलना यह बताता है कि मार्केट को बड़े लंबे समय से इस तरह के पैकेज का इंतजार था। उसके बाद 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज आया, इससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है मार्केट में गया। दूसरा, उन्होंने जो फोकस बताया कि हमारे आर्थिक व्यवस्था के 5 स्तंभ क्या होंगे, उसमें इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको स्पेशली रेखांकित किया, एमएसएमई को रेखांकित किया। तो अगर पैसा एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर के पास जाता है, इसका मतलब कि पैसा रूट लेवल पे जाएगा, और रूट लेवल से इकोनॉमी ऊपर की तरफ आएगी। भारत को आत्मनिर्भर, स्वावलंबन और स्वरोजगार की तरफ उसका उनका ध्यान रहा है, और विशेष रूप से क्वांटम जंप ऑफ इकोनॉमी करने के लिए ये एक बड़ा पैकेज और राहत, जिसमें विशेषकर कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग और लघु उद्योगों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। चलिए, तो आपने सुन लिया, कम से कम उद्योग जगत में बहुत स्वागत किया जा रहा है इसका। आलोक जी, अब क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, अंजना जी, उद्योग जगत में स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है, उद्योग उठना चाहिए। लेकिन जिस दिन 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था, उसके अगले दिन शेयर मार्केट 2600 पॉइंट गिरी थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2600 पॉइंट का मतलब 5.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का उड़ गया था। कोई इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। जुमले सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। 1,70,000 करोड़ का कहीं ग्राउंड पे कोई असर दिखाई दिया हो तो आप बता दीजिए। आरबीआई ने कहा 0.75 बेसिक पॉइंट सब बैंक्स घटाएंगे, बैंकों ने घटाए 0.10, 0.15, सारा अपनी जेब में रख के चले गए बैंक। सरकार ने ची तक नहीं की। मुझे लगता है कि कथनी और करनी का फर्क है। आज हम इनको चेता रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने मार्च में चेताया था जब ये नमस्ते ट्रंप खेल रहे थे। मुझे लगता है कि आज भी जागने की जरूरत है। ग्राउंड पे काम करें, रियलिस्टिक काम करें, जुमलों से काम नहीं होगा। जवाब दीजिए। रोहित जी, टोटल आलोक जी ने 29 दफे जुमले बोला है। वो जुमले, इसे क्रिटिक नहीं कहा जाता, इससे ईर्ष्या कहते हैं, ईर्ष्या की बू बोलते हैं। आपके पास कॉन्क्रीट कुछ कहने को नहीं है तो आप इस तरह की बातें करते हैं। राहुल जी जो राहुल जी अभी तक बात कर रहे थे कि भाई अपना पैकेज होना चाहिए, ये करना चाहिए, अरे भाई जो आप सोच भी नहीं सकते थे उससे ज्यादा की घोषणा प्रधानमंत्री ने कर दी। आप स्तब्ध रह गए, आपको समझ में नहीं आया क्या कहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो होती है, दूसरी बात कहीं पे भी कोई बात होगी, आपने कहा कि स्टॉक मार्केट या बॉम्बे वो एक बैरोमीटर होता है, उससे पता लगता है कि कुल मिलाकर के देश का आर्थिक जगत क्या सोच रहा है, और आर्थिक जगत क्या सोच रहा है आपने वो भी देख लिया। इसके अलावा IMF जो कि अर्थशास्त्र को राहुल गांधी से ज्यादा जानती है, IMF ने कहा है कि अगले साल भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7.6 पे पहुंचेगा और पूरी दुनिया का 3% ऊपर जाएगा। क्या राहुल गांधी का अर्थशास्त्र IMF से भी बड़ा हो गया? ज्यादा जानकारी है उनके पास। और रघुराम राजन ने भी ये नहीं कहा, उन्होंने भी कहा अगले साल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत जाएगी, और IMF के स्टेटमेंट का उन्होंने भी समर्थन किया। तो आपको जहां समझ में बात आती है आप उसको आके राजनीति करने लगते हैं। आपकी बात को नहीं सुनेगा अगर आप कमेंट करेंगे और आपको जाकर के सरकार नहीं करते रहेंगे, ये सब बोलते रहेंगे। तनेजा जी, अब जरा आलोक जी को भी सुन लेते हैं। आलोक जी को सुन लेते हैं। आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं। और नमस्ते ट्रंप मार्च में नहीं खेला जा रहा था, फरवरी में हुआ था सर। लगातार मार्च के 12 मार्च के आसपास तक इंडिया गेट के आसपास तमाम एग्जीबिशंस लगी हुई थी मैम। पार्लियामेंट चल रही थी मार्च के लास्ट तक। हमारी मुद्दे की बात पर आते हैं। इन्होंने कहा राहुल जी शायद राहुल जी से इनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि अगर इतना कुछ कर दिया था, 54 रुपए पर डॉलर छोड़ा था आज से 6 साल पहले, आज 80 रुपए के करीब है डॉलर रुपए की तुलना में। रुपया इतना गिरा, ये भी हमने ही गिरा दिया होगा। मोदी जी का वो भाषण याद आता है कि हमने भी मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, कि आप डॉलर कैसे गिरना दे सकते हैं। आज याद होगा शायद वो एक टीवी के इंटरव्यू में मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे। 56 रुपए से नीचे जो हम ब्रांड्स दिखा रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स, वो एक बार फिर से दिखाइए। मैं आपसे ये बार बार समझने की कोशिश कर रही हूँ आलोक जी कि अभी जो
ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं, स्वदेशी का जिक्र कर रहे हैं, आपको इसमें क्या खोट दिखाई दे रहा है जो पीएम ने बीते दिन कहा है? आप इतिहास को गवाह बनाकर वर्तमान पर जुमलों की ही प्रहार को बता रहे हैं इसे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं स्वदेशी पर फोकस कीजिए, आत्मनिर्भर कीजिए, ये बहुत बड़ा संकट है, इसको अवसर बनाइए। चीन जैसे देश की जगह अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू करें, उसको प्रमोट करें तो अच्छा होगा। तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? मैम देखिए किस तरह से होगा। पिछले 1 महीने के अंदर हमारी करेंसी 12% गिर गई। हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर पाएंगे? चाइना अगर आज डिवैल्यूएशन अपनी करेंसी का कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि हम एक्सपोर्ट मार्केट में भी कहीं टिक पाएंगे। सरकार को क्रिटिकली सुनना पड़ेगा। स्वदेशी की बात हो, ब्रांड की बात हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमें केवल ये तो बताइए कि आपने पिछले 6 वर्षों का जो लेखा जोखा है उसमें चाइना से 40% इंपोर्ट क्यों बढ़ गया? दोहरा रहे हैं जी, कुछ नई बात करिए। आगे की बात भी मैं कहना चाहता हूं, वही दोहरा रहे हैं, उसी बात को बार-बार कह रहे हैं। कल मोदी साहब ने भाषण दिया, भाषण देके निकल गए। अब निर्मला सीतारमण जी 3 दिन तक पत्रकारों के सवालों को झेलेंगी क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे। ये पैसा बजट से आएगा, सरकार करेंसी प्रिंट करेगी, या बजट के बाहर कहीं से आएगा, किसी सवाल का जवाब नहीं। ठीक है, अंशुमन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। एक सेकंड जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं संजीव जी से भी, ताकि ये समझ सके लोग कि उनके लिए क्या हो सकता है। 2 लाइन अंशुमन जी। देखिए अभी जिस पैकेज के मामले में जो जानकारी हमें मिल रही है, मुझे तो तनया ये सवाल का जवाब देंगे अगर वो सुन रहे होंगे। पैकेज हमेशा 2 तरीके के होते हैं, एक फिस्कल पैकेज होता है, एक मॉनेटरी पैकेज होता है। उसे ऐसा समझे कि बीमार आदमी को आपको इलाज देना है तो बजट से सीधे पैसा देना है, और खुराक देनी है तो बैंकों से कहना है कि उसको खुराक दी जाए। खुराक आप लेंगे कि नहीं आपके ऊपर निर्भर करता है बैंक के बीच में। इलाज आपको करना पड़ेगा, सीधे दवा खानी पड़ेगी तो आप बच सकेंगे। अभी तक के जो स्ट्रक्चर है, अभी तक का जो पैकेज आया है जिसको कल प्रधानमंत्री ने जोड़ा है 7-7.5 लाख करोड़ रुपए, उसमें 6 लाख करोड़ रुपए वो हैं जो आरबीआई ने बैंकों को दिए हैं कर्ज देने के लिए। कर्ज की मांग शून्य है, बैंक अभी उद्योग कर्ज उठाने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें भविष्य के मामले में आश्वस्ति नहीं। इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझिए। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, बहुत मजबूरी है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कुछ ही देर बाद, ठीक 13 मिनट बचे हैं, जिसके बाद आप देखेंगे वित्त मंत्री पैकेज में क्या क्या बारीकियां हैं वो ऐलान करने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। कोरोना के इर्द गिर्द ही पूरा जीवन नहीं चल सकता है। आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था पर जोर, ये साफ संकेत पीएम ने बीते दिन अपने भाषण में दिया था। आत्मनिर्भरता अभियान जिसे कहा उन्होंने, उस लोकल के लिए वोकल होइए, 20 लाख करोड़ के पैकेज का पीएम ने ऐलान किया और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है निर्मला सीतारमण। जी हाँ, निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री उनके साथ होंगे। और पुरानी तस्वीरें हम बिल्कुल, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों, मुझे बताया गया है कि साथ होंगे और ये पूरा लेखा जोखा पेश करेंगे उस पैकेज का जिसका ऐलान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज सुनने में तो बहुत बड़ा और जीडीपी के 10% हिस्से के बराबर। दुनिया के कई देशों से ज्यादा, केवल 4 देश हमसे आगे कोरोना की लड़ाई में, जिन्होंने इतना पैसा अपनी अर्थव्यवस्था को वापस जिंदा करने के लिए खर्च करने का फैसला किया। लेकिन अंशुमन तिवारी, सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहां से? सरकार के पास 30 लाख करोड़ का मंजूर बजट रखा है और अभी उसका खर्च है। पैसे का हिसाब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 30 लाख करोड़ का बजट है जिसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया जा चुका है जो प्रीपोन किया जा चुका है। सरल भाषा में बताइए कि मजदूर क्या एक्सपेक्ट करें, उद्योग जगत वाले? हाँ, सवाल वो है कि किसान के लिए क्या 2 चीजें समझना जरूरी है कि जरूरत सबसे ज्यादा इस समय किसको है? सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों की जिनकी नौकरियां चली गई हैं। सबसे ज्यादा जरूरत उनकी जिनकी तनख्वाहें आने वाले समय में कटने वाली हैं। सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को है जो शहर छोड़कर, अपने कामकाज छोड़कर पहुंच गए। उन्हें सीधे पैसा देने की, उनके हाथ में सीधा पैसा देने की व्यवस्था क्या होगी इस बजट से, इस पैकेज से? क्या उनके पास तक सीधा पैसा पहुंचे? क्या ऐसा होगा? जिनका सैलरी कट हुआ है और इंडस्ट्री ठप पड़ गई है, डायरेक्ट पैसा उनके पास तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जो नंबर्स हमारे पास हैं, जो सरकार के भी अंदर नंबर्स हैं, हमारे पास हैं कि 67 से 70% लोगों की नौकरियां चली गई हैं जो नीचे के स्तर पर काम कर रहे हैं। और सैलरी कट हर संस्थान में हर जगह हो रहा है। डिमांड वहां से आएगी जब इनके हाथ में पैसा आएगा, ये खर्च करना शुरू करेंगे, डिमांड आएगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल रोहित जो आप पूछ रहे हैं, जीडीपी के अनुपात में जब भी हम देखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर साल सरकार जीडीपी के अनुपात में 25 से 30% पैसा तो बाजार सिस्टम में डालती है। सरकार के बजट का आकार 30 लाख करोड़ रुपए होता है, आरबीआई 5-6 लाख करोड़ रुपए भेजता है। इस समय अर्थव्यवस्था 0 पर खड़ी है, 1% पर खड़ी है। यानी पिछले साल जिस गति से हम बढ़ रहे थे उसकी तुलना में हम नीचे आ गए हैं।
तो हमें उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, तब हम वापस उस गति पर आ पाएंगे जहां हम थे। तो ये पैकेज इस संदर्भ में समझना होगा कि जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनके हाथ में पैसा कैसे जब आप पहुंचेगा। कहते हैं सीधा पैसा देना, उसका मतलब क्या है? जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबके खाते में 7,500 रुपए डाल दो या 10,000 रुपए डाल दो, उसके या कुछ और? नहीं, उसके वो तो 13 करोड़ गरीबों के बारे में उन्होंने बहुत कहा। सारे तरीके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की सरकारें पेचेक सपोर्ट प्रोग्राम चलाती हैं। कर्मचारियों के जो कंपनियां कर्मचारियों को निकाल रही हैं, उन्हें रोकने के लिए उनको मदद देती हैं। वो वेरीफाइड डेटा बैंक कहां से इकट्ठा करेंगे? सरकार के पास वो सारे डेटा उपलब्ध हैं। जब सरकार के पास डीबीटी का डेटा है, सरकार के पास ईएसआई का डेटा है, सरकार के पास पीएफ का डेटा है, सरकार के पास कर्मचारियों के सारी व्यवस्था का डेटा है तो वो सारे आंकड़े मौजूद हैं। सरकार समस्या ऐसी, ये अप्रत्याशित परिस्थिति है। अप्रत्याशित परिस्थिति और सामान्य पैकेजेस में बहुत फर्क है। पिछले साल के दौरान, अंजना जी, पिछले 1 साल के दौरान सरकार 6 पैकेज ला चुकी है अलग अलग। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ का, रियल एस्टेट के लिए 25,000 करोड़ का, वो सारे पैकेजेस अलग हैं। उनका कुछ लाभ हुआ था? उनका लाभ अगर होता तो हमारी अर्थव्यवस्था गिरावट में नहीं होती। 5% की गिरावट के साथ हम यहां पहुंचे थे। ये बिल्कुल दूसरी तरीके की परिस्थिति है और पूरी दुनिया के देश इस तरीके के पैकेजेस को 2 हिस्सों में बांटते हैं। बहुत उम्मीद बढ़ेगी ऐसे लोगों की जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, जिन्होंने किसी वजह से नौकरी खोई है या उनकी आमदनी का रास्ता उनकी उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे जीवन भर ईमानदारी से टैक्स देते हैं, हर तरह से टैक्स देते हैं, अपनी खपत पर, अपनी इनकम पर, और ऐसे संकट में वो सरकारों से ऐसी मदद की उम्मीद करते हैं और पूरी दुनिया की सरकारें अपने लोगों को ऐसी मदद दे भी रही हैं। सर, यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो इसकी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनकम टैक्स ही हटा दें शायद। हाँ, बहुत सारे तरह के उपाय हो सकते हैं। और अगर आप पूरी दुनिया में पिछले 3-4 महीने में अलग अलग देशों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से जो कदम उठाए हैं, उनकी रोशनी में देखें तो वो कदम कई तरीके के हैं, अलग अलग आयामों के। ये उस देश की अर्थव्यवस्था पर, आबादी पर, उसके रिसोर्सेज पर, उसकी सुविधाओं पर और संसाधनों पर निर्भर करता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीड़ित है, जो इस पूरे क्राइसिस से, इस लॉकडाउन से, एक सेकंड फिर से आपको रोककर मैं ये समझना चाह रही हूं कि सिर्फ इंडस्ट्रीज को, उद्योग जगत को पैसे ना देकर क्या मतलब लोगों को इंडिविजुअली उनके खाते में पैसे को जाते हुए आप देख रहे हैं? होना चाहिए, क्योंकि उद्योग जगत को अब ध्यान रखना पड़ेगा। तेनाजी जी यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले साल सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का सीधा पैकेज इंडस्ट्री को टैक्स एग्जम्पशंस के तौर पर दिया था, कारपोरेट टैक्स में। वो ट्रांसलेट नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट और जॉब्स में कहीं भी। वो पैकेज था। तो अब हमें इससे पहले कि वित्त मंत्री आ जाए, 2 ही मिनट बाकी है, तनेजा जी जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है, देखिए हमको समझना होगा, ये प्रश्न उठाया रोहित जी आपने, पैसा आएगा कहां से? अगर आवश्यक होगा तो बोरोइंग करी जाएगी, और बोरो करा जाता है ऐसे हालात के अंदर। दूसरी बात, हमारे साथी का ये कहना है कि 70% लोग बेरोजगार हो गए, उनका जॉब चला गया। ये स्टैटिस्टिक्स माफ कीजिएगा आपका सही नहीं है। अगर 6 उन्होंने साथ में कहा निचले तबके का, और वो एक एडजेक्टिव और लगाया उन्होंने, स्पेसिफिकेशन था उसमें कि निचले तबके के। नहीं तो मतलब। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।